नमस्ते, मैं डॉक्टर विशाल लोलकर स्वागत करता हूँ आपका फार्मा ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल में। यह है एपिसोड नंबर 2 ऑफ फार्मडी सीरीज। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे फार्मडी की ग्लोबल हिस्ट्री, फार्मडी कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या पर्पस था इसका स्टार्ट करने में, और कुछ एडवांटेजेस में मैं आपको बताऊंगा। पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के द्वारा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, जो कि इंट्रोडक्टरी एपिसोड है फार्मडी के बेसिक्स, जो कि पूरे दुनिया में एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ वो एपिसोड देखिए और उसके बाद ये वाला एपिसोड देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर तो आप करते ही हो। सो लेट्स बिगिन। देखो, फार्मेसी की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन फार्मडी उतना पुराना नहीं है। फार्मडी किस साल आया, कैसे आया, हम अभी देखने। तो ये जानने के लिए हमको सबसे पहले एक हॉस्पिटल फार्मेसी कॉन्सेप्ट देखनी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी सिंपल, अभी जो फार्मेसीज है हम देखते हैं, राइट, जहाँ पे हमको रेडीमेड दवाइयाँ मिलती, जहाँ पे हम जाके कलेक्ट करते, वैसा पुराने ज़माने में नहीं था। फार्मासिस्ट को कंपाउंडिंग करनी पड़ती थी, मतलब फार्मासिस्ट को जंगल में जाके पत्ते तोड़ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना, दवा निकालना और फिर उस दवा को बनाना, वे सब चीज़ें करनी पड़ती थी। उनके पास बड़े बड़े बुक्स होते थे और उनको तब एपोथेकेरी कहा जाता। 1752 में क्या हुआ, जोनाथन रॉबर्ट्स नाम के एक इंसान थे, एक हॉस्पिटल में एक फार्मेसी शॉप, एक स्पेस स्टार्ट किया। वहाँ पे उन्होंने दवाइयाँ बना के रखी, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया और बेचना शुरू कर दी। ये चीज़ें थी, एक शॉप प्रॉपरली बना था और वहाँ पे धीरे धीरे बहुत भीड़ जमने लगी और सबको पता चल गया। तो वो हॉस्पिटल कौन सा था? पेनिसिल्वेनिया का हॉस्पिटल था, नॉर्थ अमेरिका में। तो आप जान सकते हो तब हॉस्पिटल फार्मेसी की अधिकृत शुरुआत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जोनाथन रॉबर्ट्स को लगा कि हम सिर्फ शॉप से लिमिट नहीं कर सकते हमारी फार्मेसी फील्ड को, यहाँ पे हमको पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब पेशेंट्स को अच्छे से काउंसिल भी करना पड़ेगा कि दवाइयाँ कैसे लेनी है, किस प्रकार से लेनी है और आपको उसको कैसे स्टोर करना है। जैसे कुछ कुछ दवाइयाँ होती है, हम उनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, हमको उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है। तो ये तो अब की बात है, लेकिन तब 1752 में रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ नहीं था। तब लोगों को अच्छे से दवाई रखने के लिए अच्छा सिखाना पड़ता कि ऐसे दवाई रखिए, ऐसे दवाई मत रखिए। तो उन्होंने प्लेन सिंपल में क्या किया, देखो, फार्मासिस्ट का रोल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग सिर्फ ना रख के, मतलब दवाइयाँ बनाना और बेचना, ये सब ना रख के वो पेशेंट केयर भी दे सके, ऐसे कुछ नए रोल्स जोनाथन रॉबर्ट्स ने सोचे। तो क्या हो सकता है, तब उन्होंने स्टार्ट किया पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी उन्होंने देखना शुरुआत कर दिया। तो उनका एक ही मतलब था कि दवाई बनाने के साथ साथ हम पेशेंट को अच्छे से काउंसिल कर पाए। तो यहाँ से ही बहुत चर्चा होने लगी, लोग इसकी चर्चा करने लगे कि भाई ये जो जोनाथन रॉबर्ट्स है, हम जब भी जाते हैं उसके पास, हमको दवाई तो देता ही है, अच्छे से नॉलेज भी देता है, हमको सब बताता है दवाइयों के बारे में। तो उसके बाद बहुत स्लोली प्रोग्रेस हुई, 100 साल बीत गए, 150 साल बीत गए। फिर उसके बाद आता है 1920, 1940 और उससे लेके 1970s, मतलब 1940 से लेके 1970 का पीरियड। इसको कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ द अमेरिकन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यू रूल्स आए, बहुत सारे न्यू इनोवेशंस हुए फार्मेसी फील्ड में। जैसे कि हमको पता है एंटीबायोटिक एरा भी इसमें ही था, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की खोज हुई इसमें भी। तो इसके साथ साथ ही हॉस्पिटल फार्मेसी भी आगे बढ़ने लगा। क्या हुआ इन 30 सालों में, हम देखते हैं यार। सबसे पहले तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जो कि मेडिसिन का बेस है, जो कि एलोपैथी का बेस है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसमें सारे ड्रग्स होती है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, दवाइयाँ कैसे काम करती है, कितने डोज में काम करती है, वो सारी चीज़ें ऑफिशियली वहाँ पे नोट होने लगी, अच्छे अच्छे बुक्स आने लगे। वहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में बहुत सारे इनोवेशंस भी आने लगे, एनिमल स्टडीज़ भी बनने, और फॉर्मेशन ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया में IPA है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ओके। वैसे ही वहाँ पे एक नई बॉडी जनरेट हुई, उसको हम कहते हैं ASHP,
तो उसका निर्माण हुआ 1942 में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। साथ ही साथ जो कि नए बुक्स आने लगे थी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इवॉल्व होने लगा था, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आने लगे थे, तो टीचिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ बैचलर रख के काम नहीं चल रहा था, इसलिए उसमें पीजी लाया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसमें पीएचडी लाई गई, डॉक्टरेट, और फिर अलग अलग कोर्सेज भी लाए गए, पीजी डिप्लोमा और स्पेशलाइजेशंस भी लाए गए। तो ये थे इनोवेटिव टीचिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद ये सब होते होते एनिमल स्टडीज़ हो रही थी और क्लिनिकल रिसर्च भी आगे बढ़ने लगी थी और नई नई दवाइयाँ आ रही थी। नई दवाई आने के साथ साथ ही नई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा रहे थे। जैसे कि हमको पता है सल्फोनिलामाइड की ट्रेजेडी हुई थी, एलिक्सर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो लोगों को समझने लगा कि दवाई सिर्फ इंसान को ठीक नहीं करती है, बजाय इसके अगर ज़्यादा दवाई ली जाए, अलग अलग मात्रा में, गलत मात्रा में दवाई ली जाए तो वो इंसान को हार्म भी कर सकती है, मतलब इंसान को डैमेज भी कर सकती है और इंसान की जान भी ले सकती है। तो इसके लिए टॉक्सिकोलॉजी नई फील्ड जनरेट हुई, ड्रग्स के बारे में, औषधियों के बारे में, उनकी पॉइजन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होने लगी। उसके साथ ही लोगों को समझने लगा कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होना मतलब क्या होना, बुरा इफ़ेक्ट होना अपनी बॉडी पे मतलब क्या होना, मेडिकेशन एरर्स क्या होते हैं, मतलब फिजिशियंस दवाई देते वक्त अगर गलत डोज लिख लिया या फिर इंसुलिन का डोज जो 2 टाइम देना है वो एक ही टाइम में दे दिया तो बहुत सारे पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, तो उसको मेडिकेशन एरर कहा जाता है। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो क्या होता है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे थेरेपी मैनेज की जाती है, तो ये सब लोगों को समझने लगा। तो ये सारी चीज़ें फिजिशियंस पे डालने की बजाय यहाँ पे नई फील्ड तैयार हो गई, हॉस्पिटल फार्मेसी से इवॉल्व हुआ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी मतलब पेशेंट रिलेटेड एस्पेक्ट सारे अब लोगों के ध्यान में आने लगे, जैसे कि साइड इफेक्ट मैनेजमेंट, उसको हम अभी कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जिसके लिए पेशेंट के हिसाब से कितनी दवाई चाहिए, ज़्यादा दवाई ना जाए, उतनी ही दवाई दी जाए, पेशेंट काउंसलिंग करी जाए, ड्रग इंफॉर्मेशन सबको दी जाए, ये सारी चीज़ें आ गई क्लिनिकल फार्मेसी में। और इसी के साथ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो नई फील्ड हो गई और नया जॉब रोल हो गया वो तैयार होने लगा। फिर भी थोड़ा टाइम लगा, 1950 में जाकर, मतलब 1950 में जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में है अमेरिका में, उन्होंने पूरी दुनिया का सबसे पहला फार्म-डी प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रॉपर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम 1950 में पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ। फिर 1955 में उसकी फर्स्ट बैच, एकेडमिक बैच, मतलब आप देख सकते हो 1950 से लेके 1955 तक कोई रिस्पांस नहीं आया। 1955 में जाके फर्स्ट एकेडमिक बैच स्टार्ट हुई। तो देखो उस टाइम भी ना फिजिशियंस, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, MBBS MD जो होते हैं, वो बेसिकली एक फिजिशियंस है, उनको फिजिशियंस बुलाना सबसे अच्छा रहता है। तो जो फिजिशियंस उनको बुलाते थे उस टाइम ही उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि भाई ये क्लिनिकल क्यों चाहिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्यों चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा था, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उनका रोल ही था कि देखो मेडिकेशन एरर कम करने हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स कम करने हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स होते कब है, जब डॉक्टर से, मतलब फिजिशियन से कोई गलती हो जाती है या फिर बहुत सारा काम रहने की वजह से कुछ दवाई अच्छे से दी नहीं जाती। तो ऐसा समझिए कि फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम ये बन गया था कि डॉक्टर की गलतियां निकालना, लेकिन ये सरासर गलत है। पूरे अमेरिका में ऐसा फैल गया कि देखो अब ये नया रोल आ गया है और ये डॉक्टर्स की गलतियां निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, फिजिशियंस की जो इमेज थी सोसाइटी में, लोग बात करने लगे कि नहीं ये भी चीज़ होती है, डॉक्टर से गलती हो सकती है, फिजिशियन से गलती हो सकती है। तो ये लोग बात करने लगे और उसके खिलाफ फिर अलग अलग फिजिशियंस की जो एसोसिएशन थी, सारे डॉक्टर्स फार्म-डी के खिलाफ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाने लगे। तो इसके बाद बहुत सारी डिबेट्स हुई कि ये रोल क्यों चाहिए, फार्मासिस्ट सिर्फ डिस्पेंसिंग करे, ना कि क्लिनिकल फार्मेसी में आए, पेशेंट की केयर करे, उसके लिए नर्सिंग है। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लोगों को समझाने में सफल हुई कि हम फार्म-डी
फिजिशियंस के खिलाफ या फिर फिजिशियंस को रजिस्ट करने के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि फिजिशियन को मदद करने के लिए ला रहे हैं, फिजिशियंस को हेल्प करने के लिए ला रहे हैं, जिससे पेशेंट की जान बच सकती है। और फिजिशियंस का जो काम का प्रेशर है, काम का लोड है, जो हर फिजिशियन को, हर एक पेशेंट को समझाना पड़ता था कैसे दवाई लेनी है, या फिर अलग अलग दवाइयों को याद रखना पड़ता था, नई नई दवाइयाँ जो आ रही थी उनको याद रखना पड़ता था, साथ ही साथ बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ते थे दिन में, तो वो लोड कम हो जाएगा और अच्छी केयर पेशेंट को हम दे पाएंगे। सो ये एक चीज़ हो गई। तो लोगों जानने लगे फार्मडी क्या है, लोगों समझने लगे फार्मडी क्या है। तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा फार्मडी को ग्रो होने में और लोगों को समझने में। अगर आपको कभी भी कोई फिजिशियन सवाल उठाए कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो एक ही बोलना कि हम पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, हमको पेशेंट्स की जान बचानी। तो फिर जाके 1960s में 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ कंटकी उसने फिर एक्सेप्ट किया फार्मडी। मतलब अभी हो गया 1960 के दरमियान 2 यूनिवर्सिटीज में फार्मडी स्टार्ट हो चुका था। फिर इन यूनिवर्सिटीज को ये समझ में आया कि हमको एक रेसिडेंसी प्रोग्राम एक्चुअल हॉस्पिटल में स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ पे हम फार्मासिस्ट को भेजेंगे, पेशेंट के साथ उनकी ट्रेनिंग हो। तो 1962 में 1962 में पॉल एफ पार्कर उन्होंने एक बेड साइड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर स्टार्ट किया एक फार्मेसी स्कूल में, जो कि एक हॉस्पिटल को अटैच था। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, पेशेंट को जो भी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब वो दवा कैसे कार्य करती है बॉडी में, वो दवा से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो दवा से हमको क्या नुकसान हो सकती है और उसको कैसे लेना, और उसकी जो सारे लिटरेचर है, मतलब जो रिसर्च हो गई है उस दवा के बारे में, वो सारी रिसर्च एक छोटे से इंफॉर्मेशन पैम्फलेट के द्वारा उन्होंने हर पेशेंट को बांटना स्टार्ट कर दिया। और पेशेंट के साथ साथ ही जो डॉक्टर्स थे, नर्स थे, उनको भी उन्होंने इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रॉपर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर पूरी दुनिया में 1962 में स्टार्ट हुआ पॉल एफ पार्कर के द्वारा। तो ये एस्पेक्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का क्लिनिकल फार्मेसी के साथ अटैच हो गया। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल में अब तक क्या आया, पेशेंट काउंसलिंग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। पेशेंट काउंसलिंग, एडीआर मैनेजमेंट मतलब साइड इफेक्ट मैनेज करना, मेडिकेशन एरर मतलब जो फिजिशियंस से गलती से कुछ गलती हो जाती है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है वो देखना, और जो भी न्यू रिसर्च हुई है उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेना और सारे फिजिशियंस को और पेशेंट्स को देना। सो ये 4 से 5 रोल्स अभी 1962 तक हमको समझ में आ गए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये सब चीज़ें करने लगा था। फिर 1963 में क्या हुआ, प्रॉपर रेसिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट हो, फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में। सो उन्होंने क्या किया, 4 साल पढ़ाई, उसके बाद 5वें साल में पूरा साल हॉस्पिटल में, उसको कहते थे PGY1 फर्स्ट ईयर कॉमन रेसिडेंसी, जहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट में और जनरल डिपार्टमेंट में 1 साल पूरा रेसिडेंसी प्रोग्राम था। मतलब वहाँ पे फार्मासिस्ट को कंटिन्यू अपनी सर्विस देनी थी। फिर उसके साथ ऐड किया सेकंड ईयर स्पेशलिटी रेसिडेंसी, मतलब एक कौन सी भी स्पेशलिटी आप सेलेक्ट करिए, जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, या फिर पेडियाट्रिक्स हो गया, या फिर गायनेकोलॉजी हो, या फिर अलग अलग कुछ भी हो सकता है, उसमें ऑर्थ्रो होता है और भी होता है, बहुत सारी फील्ड है, रेडियोलॉजी है। तो सेकंड ईयर में आप आपकी स्पेशलिटी चूज कर सकते हो और स्पेशलिटी में आपको पूरा 1 साल बिताना होता है। तो ये बात है 1963 की, 1963 की। तो ये 2 चीज़ें उसमें फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी में और ऐड हो गई, मतलब फार्म डी में और ऐड हो गई। अब फिर भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, तब रिसेंटली नई टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे माइकल स्टर्न और रॉबर्ट मिलर, ये दोनों एक्टर्स थे जो कि फार्म डी भी कर रहे थे फॉर्चुनेटली। तो उन्होंने एक मूवी बनाया, उसका नाम था टर्निंग पॉइंट। इस मूवी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते। तो उन्होंने उस मूवी में फार्म डी कैसे पेशेंट्स को हेल्प कर सकता है रियल लाइफ में, उसके बारे में बताया है। तो इस मूवी को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला, अवार्ड्स मिले। विलियम स्मिथ जो कि उस मूवी के डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी थे, उनको टर्निंग पॉइंट मूवी के लिए अवार्ड मिला। फैकल्टी एडवाइज़र जो यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में थे, उनको भी उनको मोटिवेट करने के लिए, मूवी बनाने के लिए
अवार्ड मिला। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे अमेरिका की बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने कवर किया, जैसे कि टाइम्स मैगजीन, परेड मैगजीन, तो इन्होंने कवर किया और वहाँ से फिर फार्मडी का पॉपुलराइजेशन स्टार्ट हुआ। लोगों ने फार्मडी को बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम कह सकते हैं अभी स्टार्ट हुआ फार्मडी का गोल्डन एरा। जैसे लोगों को समझने लगा तो 1965 मतलब 1965 से लेके 1972 तक, 1965 टू 1972 वहाँ पे स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है 9th फ्लोर फार्मेसी प्रोजेक्ट। क्या नाम है? 9th फ्लोर फार्मेसी प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स थे जो फार्मडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हम और रोल्स क्या क्या ऐड कर सकते हैं हमारे क्लिनिकल फार्मेसी डोमेन में, मतलब हम और पेशेंट की लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उनको सेफ ड्रग यूज पेशेंट में प्रमोट करना था, मतलब दवाइयों का सही इस्तेमाल हो पेशेंट के लिए, पेशेंट को कम से कम साइड इफेक्ट्स हो। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सही दवाई सही पेशेंट्स को जाए, गलत ना जाए किसी पेशेंट को दवाई, और सही मात्रा में पहुँचे। क्वालिटी ड्रग इन्फॉर्मेशन दी जाए सबको, पेशेंट को भी पता चले कि ये दवाई कैसे अपने बॉडी में कार्य करती है, और फिजिशियंस को भी पता चले कि ये दवाई ज़्यादा मात्रा में देने से ऐसे ऐसे नुकसान हो सकते हैं। तो ये पूरा रिसर्च करके अच्छी ड्रग इन्फॉर्मेशन देने का, और नई नई क्लिनिकल रिसर्च की स्टडीज़ है वो डिज़ाइन करने की, मतलब बनाने की और कंडक्ट करने की, ये भी उसमें एक ऑब्जेक्टिव था। तो ये 9th फ्लोर प्रोजेक्ट के थे 4 ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रोजेक्ट चला 7 साल 1965 टू 1972। उसमें उन्होंने, जो कि कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये सारे 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेके अलग अलग चीज़ें करी। तो ये जो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो बहुत ही सफल हुआ। उससे ये पता चला लोगों को, जो कि उसका रिजल्ट था और कंक्लूजन बोल सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन ये निकला कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल में, और ये बहुत सारी अच्छी इनोवेटिव चीज़ें हॉस्पिटल में ला सकता है, और प्लस उसके साथ ही पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट केयर जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, और अच्छी क्वालिटी की हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल बहुत ही वाइटल बन गया अमेरिका में। फिर आगे चल के 1980s में, 80 का दशक था, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, जैसे हमारे यहाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ पे उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम फार्मडी एक नेशनल प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम, मतलब जैसे कि यहाँ पे एम-फार्म और नाइपर में से जो डिग्री होती है ना भारत में, जैसे कि नाइपर में अलग अलग डिग्रीज है हमारे यहाँ, तो वैसे ही यूएस ने भी डिसाइड किया कि फार्मडी को हम नेशनल प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम कंसिडर करेंगे। तो वहाँ पे फर्स्ट रिकॉग्निशन था फार्मडी के लिए। फिर जाके 1992 में, 1992 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, जैसे कि यहाँ पे हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और AICT है, वैसे ही वहाँ पे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी ने डिसाइड किया कि फार्मडी को हम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बनाएंगे फार्मेसी प्रैक्टिस करने के। मतलब अगर आपको अमेरिका में फार्मेसी शॉप भी खोलना होगा, या फिर आपको एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी बनना होगा वहाँ पे, जो कि पेशेंट रिलेटेड हॉस्पिटल में रोल होता है, तब भी आपको फार्मडी की डिग्री लगेगी। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे तब बैचलर्स नहीं थे, B-Pharm नहीं था, या फिर M-Pharm नहीं था, B-Pharm नहीं था, वहाँ पे बैचलर होता था, BS फार्मेसी होता था, बैचलर इन फार्मेसी। तो वहाँ पे था वो, उसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि उसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे और फार्मडी को मिनिमम क्राइटेरिया बनाएंगे। इंडिया में क्या है मिनिमम क्राइटेरिया शॉप खोलने का? डिप्लोमा है। कोई भी आके डिप्लोमा फार्मेसी करता है 2 साल 12वीं के बाद, HSC के बाद, और शॉप खोलता है। वहाँ पे अभी वैसा, वहाँ पे 1992 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम मिनिमम कोई भी शॉप खोलने को वहाँ पे फार्मडी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये डिग्री नहीं है तो आप नहीं खोल सकते। तब उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले चुके थे BS फार्मा में और अलग अलग कोर्सेस में, उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर किया। तो गवर्नमेंट को 1998 में सारे यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर पास करना पड़ा, ऑर्डर इशू करना पड़ा कि भाई आप BS फार्मेसी बंद करो, B-Pharm प्रोग्राम बंद करो, जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी B-Pharm प्रोग्राम में हैं उनको फार्मडी में शिफ्ट करा दो। तो ये अमेरिका ने ऑर्डर सारी यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया। फिर आता है 2004, जहाँ पे अमेरिका ने
डिसाइड किया कि अब हम बैचलर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और फार्मडी को ही रखेंगे। सो 2004 से 8 तक देखो, जो 2004 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था बैचलर में, जिनके कुछ सब्जेक्ट्स या फिर ईयर बैक थे जो कि फेल हो गए थे, तो उनको 2008 तक कैरी ऑन दिया गया। तो 2008 के बाद बिल्कुल ही वहाँ पे बी फार्म खत्म हो गया। तो 2004 में वैसे लीगली खत्म हो गया था, लेकिन कुछ कैरी ऑन के बच्चे थे जो फेल हो रहे थे, तो उनको 2008 तक उन्होंने पढ़ाई करने की इजाज़त दी। तो 2004 में अमेरिका ने एक नया नियम लाया कि अगर आपको 2004 के बाद वहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको नई शॉप खोलनी है तो आपको नैपलेक्स देनी पड़ेगी और उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फार्मडी। तो फार्मडी वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। सो फार्मडी बिकेम द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसके बाद पूरी दुनिया में भूचाल मच गया, क्योंकि हमको तो पता है कि बहुत से सारे देश है, वहाँ से बहुत सारे लोग अमेरिका में जॉब करने के लिए जाते हैं। तो अभी तो क्वेश्चन आ गया सारी गवर्नमेंट्स को कि हमारे जो लोग हैं वो अमेरिका में कैसे जाएंगे, हमारे जो लोग हैं वो अमेरिका में जॉब कैसे करेंगे, नैपलेस देके वहाँ पे कैसे वो रह पाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो कि ये सब देख रही थी, उन्होंने वहाँ पे फार्मडी प्रोग्राम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, फार्मडी प्रोग्राम शुरू करना स्टार्ट कर। ऐसा नहीं था कि 2004 के बाद में ही फार्मडी प्रोग्राम स्टार्ट हुए। बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज़ है जो पहले से ही अमेरिका पे नज़र रखे हुए थे और उन्होंने ये चीज़ भी अडॉप्ट कर ली कि फार्मडी भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो देखेंगे हम कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने फार्मडी स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया, कौन से साल में स्टार्ट किया वो देखेंगे। अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया उन्होंने 2011 में, इजिप्ट ने 2009 से 2011 में स्टार्ट किया, घाना भी लगभग 2012 के आसपास स्टार्ट किया, मोरक्को भी 2012 के आसपास स्टार्ट किया उन्होंने फार्मडी, नाइजीरिया 2001, साउथ अफ्रीका 2006 और ट्यूनीशिया जो कि अच्छा एक दोस्त माना जाता है अमेरिका, माना जाता था अमेरिका का, तो उन्होंने 1975 में ही स्टार्ट कर दिया था फार्मडी प्रोग्राम। एशिया में बात करें तो इंडिया में बहुत लेट आया 2008 के आसपास। क्योंकि लाया क्यों गया था इंडिया में, देखो अमेरिका में जॉब नहीं कर पाएंगे इंडियंस अगर फार्मडी नहीं होगा। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द ग्रेट उन्होंने डिसाइड किया कि अभी फार्मडी लाते हैं, उसकी वजह से हमारे भारतीय लोग भी अमेरिका में जाके क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जॉब कर पाएंगे। तो इंडिया में 2008 में स्टार्ट हुआ, उसका देख के नेपाल ने भी 2010 में स्टार्ट किया। लेकिन पाकिस्तान जो एक अलाय था अमेरिका का, मतलब एक अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने 2004 में स्टार्ट किया। ताइवान ने 2009 में स्टार्ट किया और थाईलैंड उन्होंने 1992 में स्टार्ट किया था फार्मडी। कुछ अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको लगता होगा कि आप आगे जाके फ्यूचर में जॉब कर सकोगे फार्मडी के बाद, तो कतार ने भी 2007 में स्टार्ट किया था फार्मडी। सऊदी अरेबिया बहुत लोगों की पसंदीदा जगह होती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जहाँ पे वो जॉब करना चाहते हैं। तो सऊदी ने किया था 2001 में और यूएई ने किया था 2008 में। उसके बाद कनाडा ने बहुत पहले स्टार्ट कर चुका था। कनाडा 1991 में उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषा में फार्मडी स्टार्ट किया। तो आई होप कि आपको ये ग्लोबल हिस्ट्री फार्मडी की जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें फार्मडी वालों को झेलनी पड़ी है, अमेरिका में भी और अभी इंडिया में भी बहुत झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये फ्यूचर का कोर्स है, आगे चल के बहुत स्कोप आने वाला है। इसको अभी भी है और उससे बढ़कर आगे चल के स्कोप आने वाला है। जैसे अमेरिका ने सारे बी फार्म एम फार्म बंद कर दिए, वैसे ही इंडिया में भी शायद से वही फॉलो हो सकता है आगे 10-20 सालों में। तो लेट्स होप फॉर दैट। और इंडिया की हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो एपिसोड नंबर 3 देखिए, जो कि मैं जल्द ही पोस्ट करने वाला हूँ। सो अब तक आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो मैंने फीडबैक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, मुझे फीडबैक दीजिए। और आपके कोई टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, वो टॉपिक्स वो गूगल फॉर्म में आप लिखिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।